जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय भीम, जय मीम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आज और कल मतलब 23 मार्च 2023 से लेकर आज 24 मार्च 2023 तक जो एक घटना घटी, भाषण में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान कि भाई चोर जो भी है, जितने भी पैसे लेके भागने वाले लोग हैं, उसका सरनेम मोदी ही क्यों है। इन शब्दों पे कोर्ट ने संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रणेंद्र मोदी ने, जो गुजरात का रहने वाला है, उसने कोर्ट में अपील की। अब देखिए, कोर्ट के निर्णय पे तो मैं उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि कोर्ट सर्वमान्य है। न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। कमजोर और गरीब, किसान, छात्र, नौजवानों की उम्मीद है कोर्ट। अदालतें जो है उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके का फैसला आया, और फैसला आने के बाद जो राजनीतिक बवंडर आज उठ रहा है, लोकतंत्र की हत्या, तानाशाह सरकार, तरह तरह की बातें आ रही है। लेकिन मैं पीछे आपको लेकर चलना चाहता हूं। क्या उस वक्त लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी? जब आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रहा था, क्या उस वक्त लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी? जब देश की बेटी बिल्किस अपनी न्याय का गुहार लगा रहा था और सरकार दूसरी तरफ लाल किले से तो कह रहे थे पढ़ो बेटियां, बढ़ो बेटियां, और दूसरी तरफ बलात्कारियों को रिहा करने के लिए पत्र जारी गृह मंत्रालय से किया जाता है, क्या उस वक्त लोकतंत्र हत्या नहीं हुई? क्या जुनैद और नासिर के हत्यारे आज तक गिरफ्तार नहीं हुए? 5,000 का इनाम रखा जाता है और उसके परिजनों को संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने तक का अधिकार आपने नहीं दिया। उसे खदेड़ने का काम किया आपने। क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आज वो मजबूर है, वो परिवार, अपने बच्चों को लेकर के, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसके पिता, उसके भाई। क्या जुनैद और नासिर के परिवार के साथ राजस्थान की सरकार जो कर रहा है, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सवाल उठता है, आखिर पर्सनल स्वार्थ की लड़ाई क्यों? आजम खान जाएगा जेल तो चुप हो जाएंगे, रामाकांत यादव जाएगा जेल, अखिलेश यादव मिलने जाएंगे, राहुल गांधी जाएगा जेल, उसके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगी, सारी पार्टियां उसके पीछे, उसके साथ लग जाएगी। अरे भाई, पर्सनल स्वार्थ की राजनीति करना बंद कर दो। देश को बचाने की राजनीति करो। देश कैसे बचेगा? लोकतंत्र कैसे बचेगा? हमारा संविधान किस प्रकार सुरक्षित रहेगा? उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सब अपनी अपनी डफली और अपनी अपनी राग। मैं अपील करना चाहता हूं आप तमाम विपक्षी पार्टियों से, वाकई आपके अंदर देश की कुर्बानी देने वाले पूर्वजों के लिए सम्मान है, वाकई आप चाहते हैं कि लोकतंत्र सुरक्षित रहे और संविधान सुरक्षित रहे, तो मैं सीना ठोक के दावे के साथ कह सकता हूं कि संविधान की रक्षा अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में हो सकता है।
क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी भी संविधान से हट के कोई बात नहीं की, कभी उन्होंने कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी को पीड़ा पहुंच जाए। लेकिन आप लोग मोदी हटाओ, देश बचाओ, फलाना हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आप सबके सब चले, तब जाकर के कहीं देश बच रहा है, संविधान बच रहा है, लोकतंत्र बचेगा। पर्सनल स्वार्थ की लड़ाई लड़ना बंद कर दें आप। और जहां तक मीडिया की बात है, एक प्रधानमंत्री हमने पढ़ा है, उनको देखा तो नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। उनके बारे में कहा जाता था कि जिस दिन भी अखबार उनके समर्थन में लिखते थे वो बड़ा दुखी होते थे कि लोग ये न समझ जाए कि कहीं इस पत्रकार को खरीद तो नहीं लिया सरकार ने, या सरकार के दबाव में तो नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन आज की पत्रकारिता चरण वंदना करने में लगे हुए हैं, हर बात को उल्टी दिशा में दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए कैमरा और कलम को आजाद रहना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। सत्यता और वास्तविकता दिखाना, समाज के बीच परोसना, यह आपकी अहम जिम्मेदारी बनती है। और हम नेताओं को, समाज सेवियों की भी जिम्मेदारी है कि समाज के बीच भाईचारा और एकता का संदेश दें। देश सर्वोपरि है, देश पहले है, देश के साथ किसी को भी, कोई भी अब शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि ये वही देश है जिस देश ने हजारों दंश झेले, उसके बावजूद उभर करके चट्टान की तरह सीना तान करके आज विश्व में खड़ा है हमारा देश। तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमारी सांझी संस्कृति जो हमें हमारे बुजुर्गों ने विरासत में दिया। हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, जहां एक तरफ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, दूसरी तरफ कुरान का होता है, तीसरी तरफ गीता और बाइबल का होता है, रामायण का होता है। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। हर सीजन में एक त्योहार हमारे हिंदुस्तान में होता है, ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन इस पे नजर लगाने की जो प्रयास की जा रही है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं अपने देश के नौजवानों से कि मेरे भाई, तुम्हारे कंधों पे देश का बोझ है। पढ़े लिखे छात्र नेता बनना कम हो गया, सब इंजीनियर बनना चाहता है। जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे नहीं तो गंदे लोग हटेंगे कैसे? सिर्फ इतना कह देने मात्र से कि नेता गलत है, इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़े लिखे हो तो राजनीति में आए, आप समाज की सेवा करें आप, और जीत करके आप उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में बैठ करके पढ़े लिखों की तरह मजबूत हिंदुस्तान के निर्माण को आगे लेकर के चले। इसी विनती के साथ मैं अपील करता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि इस देश में तानाशाह को कभी बर्दाश्त नहीं किया है, चाहे वो कोई रहा हो। तो अपनी तानाशाही रवैया पे आप अंकुश लगाएं। ये देश सबका है, किसी की बाप की बपौती नहीं है ये देश। इस देश को सींचने में सबके बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी दी है। इस देश के विकास में उस मजदूरों का भी महत्वपूर्ण योगदान है जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और फ्लाईओवर देखने का काम करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सड़क निर्माण की बात करते हैं, तो वो सड़क निर्माण करने वाला भी हमारे देश का वो मजदूर भाई है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले लोग आज भी झोपड़ी में सोने पे मजबूर है। बड़ी विडंबना है कि जूता बनाने वाले लोग आज भी उनके पांव में टूटे हुए चप्पल भी नसीब नहीं हो पाता है। तो इन सबको दूर करने का समय है, जात पात को हटाने का समय है, भेदभाव को दूर करने का समय है। अब हम
20वीं 21वीं सदी में चल रहे हैं, 22वीं सदी में हम हैं, 23वीं सदी आ गई हमारी, और आज भी हम वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। तो जागो मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, पढ़े लिखे वर्गों, और देश हित में कुछ ऐसा करो कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।